आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक नए टॉपिक के साथ कोसेट्स ऑफ ए ग्रुप। लास्ट लेक्चर में आपने ये साइक्लिक ग्रुप के जनरेटर पढ़ लिया था। देखिए कोसेट्स ऑफ ए ग्रुप क्या होता है। कोसेट्स ऑफ ग्रुप के लिए जैसे कि आपको पता है कि जी ग्रुप अगर ग्रुप लेकर के चले, इसमें जनरली मल्टीप्लिकेटिव ले लेते हैं जी कॉमा डॉट, और एक आपने एच ले लिया यानी कि इसका सब ग्रुप। लेकिन ये कैसा होना चाहिए? नॉर्मल सब ग्रुप। ये जो ले रहे हैं ये नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए, ठीक। तब हम यहाँ पर एक कोसेट क्रिएट कर सकते हैं। कोसेट कैसे कि लेट एच बी ए सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप जी एंड ए बिलोंगिंग जी। एक एलिमेंट ए ले लिया हमने जी का, देन द सेट ए एच, यानी इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। मान लीजिए H1 है, इसके अंदर H2 है एंड सो ऑन एलिमेंट्स हैं। तो जैसे आपने ए एच किया तो इसके एलिमेंट्स किस टाइप के हो जाएंगे? AH1 AH2 लाइक दिस। या आपने ए राइट में मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा H1A H2A लाइक दिस, राइट। तो इस तरीके से ये लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट जनरेट होता है। लेफ्ट कोसेट ए की पोजीशन पे डिपेंड करते हैं। अगर ए लेफ्ट में है तो फिर लेफ्ट कोसेट, ए अगर राइट में है तो फिर राइट कोसेट। तो ये नया सेट हमारा बनेगा ए एच या एच ए, तो यही कोसेट कहलाएगा। एच इज इक्वल टू एच, एच बिलोंग्स टू एच, इज कॉल्ड लेफ्ट कोसेट ऑफ एच। लेफ्ट कोसेट ऑफ एच, ध्यान दीजिएगा, इन जी जनरेटेड बाई ए। ये यहाँ से सेंटेंस खत्म हो जाता है, जनरेटेड बाई ए। सिमिलरली द सेट एच ए इक्वल टू एच एच बिलोंग्स एच इज कॉल्ड राइट कोसेट ऑफ एच इन जी जनरेटेड बाई ए। तो ये लेफ्ट और राइट दो कोसेट आपने समझ लिए। ये लेकिन मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में समझा था जब हमारा जी मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप हो। और अगर हमारे पास जी प्लस का ग्रुप है यानी कि एडिटिव ग्रुप है, उस स्थिति में जोड़ देते हैं, यानी ये देख रहे होंगे आप ए प्लस एच। Clear? The cosets HA and AH both are subsets of G. When the group operation be additive, a left coset of H in G generated by A is given by the set A plus H. A plus H is A plus H और A plus H इसके एलिमेंट होंगे, यानी कि A जो है H के सारे एलिमेंट्स में जुड़ता चला जाएगा। जैसे यहाँ पर मल्टीप्लाई होता चला जा रहा था, वो ऐड होता जाएगा और H H का एलिमेंट है। The right coset of H in G generated by A is given by H plus A, यानी कि यहाँ पर A जो है वो राइट से ऐड होगा H के एलिमेंट्स में, तो H प्लस A और H बिलोंग्स H। रिमार्क में लिखा है कि इन जनरल AH नॉट इक्वल टू HA इन केस ऑफ एन एबेली ग्रुप। अगर एबेली हो जाएगा तो कम्यूटेटिव हो जाएंगे सारे एलिमेंट्स। उस स्थिति में आप समझ सकते हैं कि A प्लस H और H प्लस A आपस में इक्वल हो जाएगा, ठीक। इसलिए ये आपका लेफ्ट इज इक्वल टू राइट हो जाएगा। इन केस ऑफ एन एबेली ग्रुप ईच लेफ्ट कोसेट बी इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग राइट कोसेट। तब उस स्थिति में आप ये कह सकते हैं कि एच ए एच इज इक्वल टू एच ए, या अगर एडिटिव फॉर्म है तो ए प्लस एच और एच प्लस ए आपस में इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। अब एक होता है रेजिड्यू क्लास मॉडुलो ऑफ, या रेजिड्यू क्लास मॉडुलो ए सब ग्रुप। तो रेजिड्यू क्लास में क्या होता है? इन जनरल कोसेट्स आर नॉट नेसेसरली सब ग्रुप ऑफ जी। There are special type of non-empty sets which are also known as residue class modulo a subgroup, right? तो इसमें क्या आपको देखना है? अच्छा, अब रिमेंबर आ गया पॉइंट। एक्चुअली सब पूरा शॉर्टकट पे दिया हुआ है, मेन पॉइंट है। तो देखिए यहाँ पर, इफ G be a group and H is its subgroup, then HA is equal to HA प्रॉपर्टी है कोसेट्स की। हाँ, ये ध्यान दीजिएगा, जैसे आपने HA बनाया, ठीक, और आपके पास यहाँ पर एक ग्रुप G है और एक H है। अब A इसमें भी है और A ऑलरेडी इसमें भी बिलोंग कर रहा है, और आपने क्रिएट कर दिया क्या? HA, ठीक है। तो अगर ये यहाँ पर ये बता रहे हैं अगर A H में बिलोंग कर रहा है और उसी A से कोसेट बनाया गया है, AH हो या HA हो, तो उस स्थिति में HA बराबर क्या हो जाएगा? H हो जाएगा। इफ G be a group and H is its subgroup, then HA is equal to H, यानी ये जो कोसेट बन करके आएगा ये इक्वल टू H हो जाएगा। लेकिन इसकी कंडीशन क्या है कि जिससे इसको क्रिएट किया गया हो वो एलिमेंट इसमें बिलोंग कर रहा हो, A belongs to H। If G be a group and H its subgroup, अगर G एक ग्रुप है, H its subgroup है, there is one onto correspondence between any two right or left cosets of H in G। यानी अगर आपने दो कोसेट बनाए हैं तो उनमें वन ऑन टू होना भी चाहिए। देखिए किस तरीके से, अगर आप मान लीजिए यहाँ का एक एलिमेंट बी ले लें और ये आप एच बी ले लें, ठीक है, तो जितने एलिमेंट्स एच ए में होंगे उतने ही एलिमेंट्स एच बी में होंगे। क्यों? क्योंकि ये ए तो आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, एच तो हमारा फिक्स है, एच हमारा सब ग्रुप है, एच हमारा फिक्स हो गया है, ठीक।
तो जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे बराबर होंगे। तो जब इनमें मैपिंग कराई जाएगी, यानी कि अगर हम इस तरीके से लिखें, दो ये हमारे पास HA हो, ये हमारे पास HB के एलिमेंट्स, तो यहाँ का एलिमेंट्स यहाँ के एलिमेंट्स से मैप हो सकता है ये, ठीक। और किस तरीके से, 1 1 यहाँ का एक एलिमेंट जाएगा, इससे मैप हो जाएगा। जैसे यहाँ के एलिमेंट्स होंगे HA टाइप के और यहाँ के एलिमेंट्स होंगे HB टाइप के, ठीक। तो HA और HB मैपिंग हो जाएगी, वो डिफाइंड रहेगी आपकी, क्लियर। और ऑन टू भी रहेगा, यानी इधर से सारे एलिमेंट कवर्ड हो जाएंगे। इसके ऑन टू होने का मतलब होता है कि नो एलिमेंट ऑफ HB विल बी लेफ्ट अनकवर्ड, अनकवर्ड नहीं रहेगा, ठीक। Any two cosets of a subgroup H of a group G are either disjoint or identical। ये भी थ्योरम थी BSc 2 में, जिनको प्रूफ किया था हम लोगों ने, कि जो दो कोसेट आपने बनाए, तो एक तो ये हो सकता है कि HA इंटरसेक्शन HB आप करें तो कोई एलिमेंट कॉमन ना हो, इंटरसेक्शन क्या रहेगा 5। और एक ये हो सकता है कि एलिमेंट कॉमन हो, तो ऐसा नहीं हो कि कुछ एलिमेंट कॉमन हो, नहीं, कुछ नहीं होता है, फिर पूरे एलिमेंट कॉमन हो जाते हैं, यानी HA बराबर HB। तो ये कह रहे हैं आइदर आइडेंटिकल, आइदर डिसजॉइंट और आइडेंटिकल, या तो डिसजॉइंट होगा पूरी तरह से, कोई एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा, और या ऐसा होगा कि पूरे पूरे एलिमेंट कॉमन हो जाएंगे, ठीक। अच्छा, साथ ही साथ एक बात ये भी है, इसे प्रॉपर्टीज इसलिए रिमेंबर लिखा है आपको, बेसिक 2 में था आपके पास। इफ H इज ए सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप G, then G is equal to the union of all left or right cosets of H in G। यानी जितने भी आप कोसेट बनाएंगे, अच्छा कोसेट बनते कितने हैं, जितने G में एलिमेंट होते हैं, जितने G में एलिमेंट होंगे। जैसे कि आपके पास मान लीजिए कि एक G ग्रुप है और H उसका एक सब ग्रुप है, ठीक। और ऑर्डर ऑफ G आपके पास मान लीजिए 5 है, और ऑर्डर ऑफ H मान लीजिए 3 है, तीन ही एलिमेंट है इसके पास। वैसे तो डिवाइजर होना चाहिए, तो 15 मान लीजिए इसको। ये ऑर्डर ऑफ G जो है 15 है और ऑर्डर ऑफ G जो है वो 3 आ रहा है, सपोज करिए, ठीक है। तो अब बात यह है कि इसमें सर कितने कोसेट्स बन सकते हैं, तो कितने बन सकते हैं, जैसे 15 एलिमेंट है ना इसके पास ऑर्डर ऑफ G के, मतलब G में 15 एलिमेंट, तो 15 कोसेट तैयार हो सकते हैं। हर कोसेट में कितने एलिमेंट होंगे, जितने H में होंगे, ठीक, यानी 3 एलिमेंट वाले होंगे। अब अगर 15 कोसेट आपके पास बन गए और उन सबका यूनियन ले लिया जाए, अच्छा 15 तो 15 बनेंगे जरूर, लेकिन सब डिस्टिंक्ट नहीं होंगे, कुछ आइडेंटिकल भी हो जाएंगे, क्योंकि इसमें कहा गया है आइदर आइडेंटिकल और डिसजॉइंट। तो जो डिफरेंट डिफरेंट होंगे ना, डिस्टिंक्ट होंगे, अगर उनका यूनियन ले लिया जाए तो वो G के बराबर आ जाता है। ये प्रॉपर्टी है, इसे याद कर लीजिए। जी किसके इक्वल हुआ, H, AH, BH, CH एंड सो ऑन, वेयर ABC बिलोंग्स टू G। तो इस तरीके से ये पूरा कोसेट्स का कंसेप्ट सा, आई थिंक आपको पूरा समझ में आ गया होगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लैग्रेंजियस थ्योरम। लैग्रेंजियस थ्योरम का स्टेटमेंट पढ़ते हैं, फिर आपको बताते हैं कि इफ G इज ए फाइनाइट ग्रुप, ध्यान दीजिएगा G कैसा होना चाहिए, फाइनाइट ग्रुप, एंड H इज ए सब ग्रुप ऑफ G, तो जाहिर सी बात है कि H भी आपका क्या होगा, फाइनाइट, क्योंकि G में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे हैं, फाइनाइट है, जैसे 15 हो, 12 हो, ठीक, 18 हो, कितने भी हो सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। देन द ऑर्डर ऑफ H इज ए डिवाइजर ऑफ द ऑर्डर ऑफ G। द कन्वर्स ऑफ एबव थ्योरम इज नॉट ट्रू, यानी कन्वर्स इसका ट्रू नहीं है। तो इसका मतलब है कि जो ऑर्डर ऑफ G है उसको डिवाइड करेगा कौन, ऑर्डर ऑफ H। बस आप इसे याद कर लीजिए, इसका प्रूफ BSc 2 के वीडियो लेक्चर्स देख करके मिल सकता है आपको वहां पर, ठीक। अच्छा, इंडेक्स किसे कहते हैं, इंडेक्स का मतलब होता है जितने नंबर ऑफ कोसेट्स आप बनाते हैं डिस्टिंक्ट वाले, जो भी ऊपर पढ़ा आपने, कितने बनेंगे, तो कितने बनेंगे। अभी इसमें देखिए ऑर्डर ऑफ G 15 लिया था, ऑर्डर ऑफ H 3 लिया, तो 5 बनेंगे। ऑर्डर ऑफ G अपॉन ऑर्डर ऑफ H अगर आप कर दीजिए तो कितना आएगा, 5 आएगा, 5 ही बनेंगे अलग अलग। यही आगे बताने जा रहे हैं इसमें। द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट राइट, राइट हो या लेफ्ट, डिस्टिंक्ट कोसेट्स ऑफ ए सब ग्रुप H इन ए ग्रुप G इज कॉल्ड इंडेक्स ऑफ, इंडेक्स इन जी उसी को कहते हैं, या इंडेक्स ऑफ सब ग्रुप होना चाहिए, मिस्टेक है यहाँ पर, इंडेक्स ऑफ सब ग्रुप इन ए ग्रुप, ठीक। तो फ्रॉम लैग्रेंजियस थ्योरम ऑर्डर ऑफ H, यानी इसको सिंपली आप याद कर लीजिए कि फ्रॉम लैग्रेंजियस थ्योरम लेट ऑर्डर ऑफ H इज इक्वल टू M एंड ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू N, देन N इज इक्वल टू Km। अच्छा, प्रूफ भी कर दिया यहाँ पर, उसी के आधार पे निकाल दिया है, ठीक। तो ऑर्डर ऑफ H कितना है, M है, और ऑर्डर ऑफ G कितना है, N है, ठीक। तो N वही यूनियन वाला कंसेप्ट लगाया, G इज इक्वल टू H यूनियन AH यूनियन BH यूनियन C करके, तो G की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, N है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक। और डिस्टिंक्ट आपने कितने मान लिए हैं इसके अंदर, थोड़ी देर के लिए मान लिया K डिस्टिंक्ट बन रहे हैं, अगर K इज इंडेक्स ऑफ H इन G,
इंडेक्स ऑफ एच यानी के हमारे डिस्टिंक्ट कोसेट्स बन रहे हैं, ठीक है। तो अब जितने कोसेट्स बनेंगे उनके अंदर कितने एलिमेंट होंगे, जितने m में एलिमेंट होंगे, तो यानी कि यहाँ पर उस हिसाब से देखा जाए तो n हमारे पास ऑर्डर ऑफ g हो गया, और ये m है, और कितने कोसेट बने हैं, k कोसेट बने हैं, हर कोसेट में एलिमेंट कितने हैं, m आ रहे हैं हमारे पास, ठीक। तो k की वैल्यू क्या हो गई, n अपॉन m, और n क्या है, ऑर्डर ऑफ g अपॉन ऑर्डर ऑफ h। तो k एक्चुअली में इंडेक्स ऑफ h भी कहते हैं या नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कोसेट्स भी कहते हैं, ठीक। This proves that the index of subgroup of H of a finite group G divides the order of the group. That is K is equal to N upon M is equal to order of G upon order of H. तो आई थिंक ये समझ में आ गया, कोई मुश्किल नहीं है, ये बेसिक 2 का ही रिवीजन है। अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें, एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक। लर्न कर लीजिए, अगर कोई ग्रुप आपका प्राइम ऑर्डर का है, जैसे कि ऑर्डर ऑफ G3 हो जाए, ऑर्डर ऑफ G7 हो जाए, तो ये साइक्लिक होगा। इसको याद करके रखिए, नहीं BSc 3 के जो अगले चैप्टर आने वाले हैं उनमें मुश्किलें होंगी, ये डायरेक्ट अप्लाई करेंगे वहां पर हम लोग, वी नो दैट, ठीक है, ये वी नो दैट के आधार पे यूज किया जाएगा। सेकंड है कि ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप, यानी कौन, जैसे G मान लीजिए कि एलिमेंट है 1 -1 I और -I, तो ऑर्डर ऑफ G यहाँ पर क्या हुआ 4, और एलिमेंट का ऑर्डर, इसके एलिमेंट का सबका ऑर्डर निकालिए, तो आपने पढ़ा होगा पहले कि 1 का ऑर्डर 1 है, -1 का ऑर्डर 2 है, I का 4 है, -I का ऑर्डर 4 है। तो थोड़ी देर के लिए हम ऑर्डर ऑफ -1 लिखते हैं, वो कितना है 2, तो क्या 2 ये इस 4 को डिवाइड कर रहा है, हाँ। तो ये थ्योरम होती थी कि ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट यानी एलिमेंट का जो ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ ग्रुप, वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा, तो इसको आपको याद कर लेना है, ठीक। अच्छा, तीसरा, फाइनाइट ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर हैज नो प्रॉपर सबग्रुप्स, यानी अगर कोई फाइनाइट ग्रुप है जिसका ऑर्डर कितना है, प्राइम ऑर्डर का है, प्राइम ऑर्डर समझ रहे हैं, जैसे कि ऑर्डर ऑफ G7 हो जाए, ऑर्डर ऑफ G आपका 5 हो जाए, इसे कितने सब ग्रुप होंगे, ये अगर 7 है तो इसको जो भी सब ग्रुप बनेगा उसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करना चाहिए लैग्रेंज के हिसाब से, तो इसके 2 ही तो नंबर आएंगे, एक 1 और एक 7, प्राइम नंबर को कौन डिवाइड करता है, अगर पॉजिटिव नंबर में लिया जाए तो प्राइम नंबर p को डिवाइड करने वाला 1 है, या तो फिर इटसेल्फ p है, तो 1 और p करेगा, और 1 ऑर्डर का h जो होगा, यानी ऑर्डर ऑफ h1 का मतलब कितना हो गया, ऑर्डर ऑफ h1 का मतलब आइडेंटिटी केवल, और ऑर्डर ऑफ H7 होने का मतलब कितना हो गया, ऑर्डर ऑफ H7 होने का मतलब हो गया कि तो ऑर्डर ऑफ G के बराबर हो गया, यानी कि H इज इक्वल टू G के इक्वल हो गया, तो इम्प्रॉपर सब ग्रुप आ गए। तो प्रॉपर सब ग्रुप कहाँ मिला, कभी नहीं मिलेगा। तो ध्यान रखिए कि ए फाइनाइट ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर हैज नो प्रॉपर सब ग्रुप, उसके पास कभी भी प्रॉपर सब ग्रुप नहीं होते हैं, हमेशा इम्प्रॉपर रहेंगे, और वही 2 ही रहेंगे, भी याद रखिएगा, एक आइडेंटिटी अलोन एंड इंटायर G। लेकिन अगर इसी जगह पर हमारे पास कंपोजिट ऑर्डर 8 होता, 12 होता, कोई और नंबर था, 15 भी कंपोजिट है ऊपर जो हमने लिखा था अभी आपका, क्योंकि 5 3 15 आ जाएगा, तो इनके सब ग्रुप्स जो है होते हैं 2 से ज्यादा, कहने का मतलब कि इम्प्रॉपर ना होके प्रॉपर भी होते हैं, इनके पास इम्प्रॉपर भी होते हैं और प्रॉपर भी होते हैं, क्लियर। तो इस बात को यहाँ कहा है कि वेयर एज ए फाइनाइट ग्रुप ऑफ कंपोजिट ऑर्डर पॉसेस ए प्रॉपर सब ग्रुप्स आल्सो होना चाहिए, नहीं वो भी होंगे और वो भी हो जाएंगे, ठीक। अब नॉर्मल सब ग्रुप किसे कहते हैं, ए सब ग्रुप H ऑफ ए ग्रुप G सेड टू बी नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G IAA फॉर एवरी G बिलोंगिंग G एंड फॉर H बिलोंगिंग H, G H G इनवर्स बिलोंग्स टू H। इस फार्मूले को ध्यान रखिएगा इस एलिमेंट के बारे में कि G, यही आगे आपको भी बहुत कुछ इस पर पढ़ना है, प्रूफ करना है कि G H G इनवर्स बिलोंग्स टू H for every G belonging to G and H belonging to H। बीच वाला एलिमेंट कहाँ का होगा, H का, ठीक। इस बात को नोटिस करके चलिएगा, अगर ऐसा हो जाएगा तो हम कहेंगे कि नॉर्मल सब ग्रुप है, और ये इक्विवेलेंट किसके है, GH G इनवर्स के, ठीक। we mean that the set of all GH G inverse H belongs to H, then H is normal subgroup of G if and only if GH G inverse is subset of H for every G belonging to G। ये भी कह सकते हैं, और जो हमने ये बताया ये ज्यादा यूज होता है वैसे आपका, ठीक। रिमेंबर क्या रखना है, ये सब ग्रुप H ऑफ ए ग्रुप G इज नॉर्मल IAA if GH G इनवर्स इज इक्वल टू H, बराबर आ जाए दोनों सबसेट्स जो होंगे या सब ग्रुप्स होंगे तो उसको फिर नॉर्मल सब ग्रुप कह देंगे।
अगला पॉइंट इसमें दूसरा है कि ए सब ग्रुप एच ऑफ ए ग्रुप जी इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी आई डबल एफ इफ ईच राइट कोसेट ऑफ एच इन जी इज लेफ्ट कोसेट ऑफ एच इन जी। अब देखिए यहां से इस बात को प्रूफ किया गया, कहिए तो हम कर दें आपके लिए। जी एच जी इनवर्स इज इक्वल टू एच, आप पोस्ट मल्टीप्लाई कर दो जी का, तो जी एच इधर बचेगा और एच जी इधर हो जाएगा, हो जाएगा नहीं? तो जी, क्योंकि जी जी इनवर्स हमने लिखा नहीं, वो आइडेंटिटी में तब्दील हो जाएगा, तो जी एच इज इक्वल टू एच जी हो गया, यानी लेफ्ट कोसेट इज इक्वल टू राइट कोसेट हो जाएगा। ठीक, तो ये सब याद करना है आपको। एवरी सब ग्रुप ऑफ एन एवेली ग्रुप इज नॉर्मल, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। एवरी सब ग्रुप ऑफ एन एवेली ग्रुप इज नॉर्मल, यानी कोई एवेली ग्रुप है तो जितने भी सब ग्रुप होंगे वो उसके नॉर्मल सब ग्रुप होंगे। ठीक है, फिर अब आते हैं आपका एक है क्वोशंट ग्रुप, एक और ग्रुप होता है जिसे क्वोशंट ग्रुप कहते हैं। क्वोशंट ग्रुप के बारे में यहाँ पर हम आपका लिख दे रहे हैं, समझा दे रहे हैं, फिर हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। जैसे जी है हमारे पास ग्रुप स्ट्रक्चर, ए बी सी, इस तरह से आइडेंटिटी एलिमेंट को इंक्लूड करते हुए है। और एक हमारे पास एच है, लेकिन इस एच में ये है कि इसको नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए। अब आपके नोट्स में एच न लेकर के एन ले लिया है, थोड़ी देर के लिए एन भी ले सकते हैं और एच भी ले सकते हैं। ठीक, एज पर स्टेटमेंट यहाँ इन्होंने जी ओवर एन लिखा है, इसलिए हमने देख लिया तो हमने एन कह दिया। ठीक है, तो एन भी कोई दिक्कत नहीं है, एन में भी एन हमारा नॉर्मल सब ग्रुप है। एक्चुअली में एन कैसा है, देखिए लिखा है, इफ जी इज ए ग्रुप एंड एन इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, देन जी ओवर एन इज आल्सो ए ग्रुप एंड नोन एज क्वोशंट ग्रुप और फैक्टर ग्रुप ऑफ जी बाई एन। ठीक, अब n तो हमारा जैसे इसमें एक एलिमेंट n हो सकता है, n1 हो सकता है, n2 हो सकता है, n हमारा सबसेट है किसका, g का, और ये नॉर्मल सब ग्रुप भी है, यानी नॉर्मल सब ग्रुप है g का। तो हम जो यहाँ डिफाइन करने जा रहे हैं वो g ओवर n डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो व्हाट इज g ओवर n? एक्चुअली g ओवर n इज द कलेक्शन ऑफ ऑल कोसेट्स। जैसे इसके अंदर हम ले रहे हैं Na, हम ले रहे हैं Nb। अब Na Nb क्या है, अगर आप यहां से देखिए तो आपने जब बनाया होगा Na, जैसे ऊपर Ha बनाया था कोसेट, तो जब Na बनाएंगे तो यहाँ आके कौन सा एलिमेंट आएगा आपके पास, Na, N1A, N2A, लाइक दिस ये आ जाएगा। फिर अगर आप बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं N कैपिटल N रहेगा ये, Nb, तो फिर आ जाएगा Nb, N1B, इस तरीके से बनते चले जाएंगे। तो कितने कोसेट बना सकते हैं, जितने जी में एलिमेंट हैं, और उनका फिर डिस्टिंक्शन निकाल लेंगे, इंडेक्स नंबर, और वो सारे के सारे एलिमेंट आकर के जी ओवर एन में कलेक्ट, एलिमेंट नहीं, वो सेट जो होगा आपका, जो कोसेट्स बनेंगे वो सारे कोसेट्स यहाँ पर आके कलेक्ट हो जाएंगे। तो एक प्रकार से आप ऑर्डर ऑफ जी ओवर एन भी बता सकते हैं कितना होगा। ऑर्डर ऑफ जी ओवर एन जो होगा, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कोसेट्स ही तो होगा। तो इसके अंदर कलेक्शन किसका है, कलेक्शन किसका है ये समझ लें एक बार। सिंस n इज ए नॉर्मल सब ग्रुप, सो देयर इज नो डिस्टिंक्शन ऑफ इट्स राइट एंड लेफ्ट कोसेट्स। तो लेफ्ट और राइट लेना नहीं है इसमें, सब इक्वल हो जाएंगे, चाहे लेफ्ट लेफ्ट का सेट बना दीजिए राइट कोसेट, और चाहे राइट राइट का बना दीजिए आप, तो एक्चुअली कलेक्शन ऑफ ऑल कोसेट्स हो जाएगा। तो सपोज g ओवर n बी द कलेक्शन ऑफ ऑल कोसेट्स ऑफ n इन g, दैट इज g ओवर n इज इक्वल टू n, a बिलोंग्स टू g, इसी का नाम है कोएफिशिएंट सेट, इसको कहते हैं जी ओवर एन। जी बटे एन मत पढ़िएगा, अपॉन एन मत पढ़िएगा, बटे पढ़ना अपॉन पढ़ना सब गलत है, ओवर एन पढ़ते हैं। ठीक है, नाउ इट कैन बी प्रूव्ड दैट जी ओवर एन इज अ सब ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ कोसेट्स। अभी मैं प्रूफ करा दूंगा कि ये किस तरीके से एक ग्रुप स्ट्रक्चर भी फॉर्म करता है। यहाँ पर ऑर्डर ऑफ जी ओवर एन की मैं बात कर रहा था, कि ये याद रखिए, आपको आगे यूजफुल रहेगा कि ऑर्डर ऑफ g ओवर n क्या होता है। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ g ओवर n जो है वो ऑर्डर ऑफ g अपॉन ऑर्डर ऑफ n ही होता है, जिसको आप इंडेक्स नंबर अभी k कह रहे थे, याद होगा अगर, इंडेक्स नंबर k कह रहे थे ना, तो वही होगा। नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कोसेट्स जो आपके आएंगे वही तो लिए जाएंगे यहाँ पर। क्लियर? अब कोसेट्स मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, कोसेट्स मल्टीप्लिकेशन एक्चुअली में क्या है कि अगर हम दो कोसेट्स, हम थोड़ी देर एच ए से डिनोट कर रहे हैं एक कोसेट को, और एक कोसेट को एच बी से मल्टीप्लाई किया जाए, और ये हमने आपका राइट लिए है, तो इसको हम लोग लिखते हैं एच ए बी, एंड दिस इज कॉल्ड द कोसेट्स मल्टीप्लिकेशन। एच ए इंटू एच बी बराबर एच ए बी। क्लियर? अच्छा, अभी जब ऊपर हम कोसेट्स का डिस्कशन कर रहे थे तो एक चीज हमने शायद आपको नहीं पॉइंट आउट किया, और ऐसा नीड भी नहीं था यहाँ पर कोसेट्स का, इसलिए ही शायद नहीं किया था कोसेट्स में, कि कोसेट्स, हाँ, अभी कोसेट्स में जो ओनली एच होता है ना वो भी कोसेट ही होता है। जैसे कि एच लिया जाए और एच इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एच ही हम लोग,
ठीक है, अभी इसमें आएगा जो अभी आप भी समझ रहे हैं थ्योरम। तो बताते हैं आपको इसमें क्वोशिएंट के बारे में। थ्योरम क्या है कि इफ n इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ g, द क्वोशिएंट सेट g ओवर n इज अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन प्रोडक्ट ऑफ कोसेट्स। तो फिर से क्वोशिएंट सेट के बजाय फिर क्वोशिएंट ग्रुप कहने लगेंगे हम लोग। अब क्लोजर कितना आसान है, देखिए अगर ए बी जी में बिलोंग कर रहा है तो एन ए एन बी तो जी ओवर एन में बिलोंग ही करेगा। और एन ए एन बी बराबर क्या होता है, एन ए बी। ये तो कोसेट्स मल्टीप्लिकेशन की डिफिनीशन है जैसा मैंने बताया आपको अभी। यानी कि एन ए बी, अब ये एन ए बी कहां बिलोंग करेगा, ये तो जी और एन में जाएगा ही जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि इसका ए बी जो है, क्यों जाएगा, एन ए बी बिलोंग्स टू जी ओवर एन। वाई, बिकॉज ए बी बिलोंग्स टू जी, क्योंकि ए बी जी में बिलोंग कर रहा है। तो इस ए बी ने इस कोसेट को जनरेट किया है, किस कोसेट को, एन ए बी को, और ये बिलोंग कर गया किसमें, जी ओवर एन में। तो दस जी ओवर एन इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू कोसेट मल्टीप्लिकेशन। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब बात एसोसिएटिविटी की अगर हम लोग करें यहाँ पर कि एसोसिएटिव है कि नहीं, तो कितना आसान है कि अगर तीन एलिमेंट जी में बिलोंग कर रहे हैं तो एन ए कॉमा एन बी कॉमा एन सी बिलोंग करेंगे जी ओवर एन में। लेट अस टेक नाउ एन ए एन बी एन सी, ये मल्टीप्लिकेशन लगाया, तो क्या हम एन बी एन सी को लिख सकते हैं एन बी सी, हाँ लिख सकते हैं, ब्रैकेट लगा के लिखना चाहिए था। ठीक, और ये चीज जो आप देख रहे हैं ना, दैट इज रिटन एज एन, और स्मॉल ए एंड बी सी सफिक्स में है, वो एन ये भी हट गया क्योंकि हमने इस एन ए को इस एन बी सी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो एन ए बी सी को हमने क्या लिख लिया, एन बी सी एसोसिएटिव। जो एबीसी कहाँ के एलिमेंट हैं, जी के हैं, तो एसोसिएटिव लॉ लगा दिया। फिर हमने पलट करके लिख लिया एन ए बी और एनसी अलग अलग कर लिया, और एन ए बी को हमने ओपन करके एन ए एन बी एन सी लिख दिया। दस प्रोडक्ट इन जी ओवर एन satisfies the associative property। तो प्रोडक्ट ऑफ कोसेट्स इज एसोसिएटिव कह सकते हैं। अब एक आता है कि आइडेंटिटी क्या होगी सर इसके अंदर जी ओवर एन में, तो जी ओवर एन में एन एलिमेंट इटसेल्फ आइडेंटिटी आता है, याद रखिएगा। अगर इसी तरह हम लोग एक बना रहे हो जी ओवर एच, ठीक है, तो उसके अंदर आएगा एच ए एच बी और एक एच, एच इटसेल्फ विद आइडेंटिटी एलिमेंट, राइट। एच या यहाँ पर एन विल विद आइडेंटिटी एलिमेंट, हम दोनों तरह से लेके चल रहे हैं, जो फ्यूचर यूज हमारा है और जो प्रेजेंट में हमें यहाँ बताया जा रहा है, ठीक है। अच्छा, द प्रोडक्ट इन जी ओवर एन सेटिस्फाइज, ये चाहिए हो गया था, आइडेंटिटी की बात है। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, इफ E be the identity element in G, then for A belonging G we have कि Na भी बिलोंग करेगा और Ne भी बिलोंग करेगा कहाँ, G ओवर N में, सच दैट Na इंटू Ne बराबर Ne बराबर Na। तो ये Ne जो आपका है वो किस तरह का रोल प्ले कर रहा है, वो आइडेंटिटी का रोल प्ले कर रहा है, ठीक। तो हम ये कह सकते हैं कि ये आइडेंटिटी एलिमेंट बन गया Ne, Ne एंड Ne इज नथिंग जस्ट N। फिर दोबारा चेक किया इन्होंने, Ne यानी Ne और EA मतलब Na। तो दस Ne बराबर N इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ G ओवर N। तो G ओवर N का आइडेंटिटी एलिमेंट कौन, खुद N, ठीक। अब इनवर्स भी चेक कर लेते हैं इसके अंदर है कि नहीं है। तो A अगर G में बिलोंग करेगा तो A इनवर्स भी G में बिलोंग करेगा, बीइंग ए ग्रुप। अब अगर Na बिलोंग करेगा G ओवर N में तो Na इनवर्स भी तो G ओवर N में बिलोंग करेगा, क्योंकि Na जनरेट हो रहा है A से, Na इनवर्स जनरेट हो रहा है A इनवर्स से। अब जरा इनको मल्टीप्लाई करके हम लोग देख लेते हैं, ठीक। मुझे लगता है यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, ये इट शुड बी एन ए, टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पर थोड़ी। यहाँ पर ऐसे लिख सकते थे इसको कि एन ए इंटू एन ए इनवर्स, तो दैट इज एन ए इनवर्स कोसेट्स मल्टीप्लिकेशन, दैट इज एन ई एंड दैट इज एन, राइट। तो यानी दो एलिमेंट का प्रोडक्ट किसका, Na का और Na इनवर्स का आइडेंटिटी एलिमेंट मिल गया, क्योंकि जो कोसेट्स की आइडेंटिटी एलिमेंट है वो n है हमारी, तो आइडेंटिटी एलिमेंट मिल गया। इसलिए हम कह सकते हैं कि Na का इनवर्स क्या है, Na इनवर्स, इनवर्स ऑफ Na इज Na इनवर्स इन G ओवर N। तो thus we can say inverse of all elements exist। सिमिलरली इन्होंने यहाँ शायद प्रूफ किया, हाँ यहाँ सही लिखा हुआ है, Na इनवर्स फिर Na और फिर Na इनवर्स A NEN। This proves that the inverse of Na is Na inverse, right? Since all the axioms of a group are satisfied, so G over N is a group with respect to the product of sets। Clear? I think ये भी समझ में आ गया आपको। अब आते हैं, एक रिमार्क दिया हुआ है इसके अंदर इस तरीके का, if G is a finite we have order of G ओवर एन, इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, अगर फाइनाइट है तब, और अगर इनफाइनाइट है तो फिर बनते ही चले जाएंगे इसमें। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन जी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन लैग्रेंज थ्योरम से एनी ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ एन आ जाएगा ये, ठीक।
अब इसमें आते हैं, पॉइंट और है हमारा कि एवरी कोएफिशिएंट ग्रुप ऑफ एन एबेली ग्रुप इज एबेली बट द कन्वर्स इज नॉट नेसेसरी ट्रू। यानी अगर कोई एबेली ग्रुप है तो जो उसका कोएफिशिएंट ग्रुप होगा वो भी कैसा होगा, एबेली। एवरी ग्रुप ऑफ एन एबेली ग्रुप इज एबेली। ठीक, कोएफिशिएंट ग्रुप कैसे होगा, वो भी सिंपल है। दो एलिमेंट्स आपने Na लिया और एक Nb लिया, तो Na Nb लिया तो दैट यू कैन राइट NaB। अब आप इसको लिख सकते हैं NBA। NBA क्यों, क्योंकि G हमारा एबेली है, एबेली ग्रुप हो गया। अब अगर ये हो गया तो आप लिख सकते हैं NbNa। अब देखिए एलिमेंट था Na इंटू Nb, बन गया Nb इंटू Na, तो इसका मतलब है कोएफिशिएंट ग्रुप भी हमारा एबेली हो गया। तो कोएफिशिएंट ग्रुप विल बी एबेली इफ द ग्रुप इज एबेली बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। यानी कहने का मतलब ये कि अगर कोएफिशिएंट ग्रुप एबेली है तो कोई जरूरी नहीं है कि हमारा ग्रुप एबेली रहा होगा। समटाइम्स ऐसा होता है कोएफिशिएंट एबेली बन जाता है, उससे स्पेशल एग्जांपल्स हैं, अभी इनका जिक्र नहीं कर रहे हैं, ऐसा कोई यूज नहीं है। तो कोएफिशिएंट ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। यानी कोएफिशिएंट ग्रुप जो है साइक्लिक होगा, कोएफिशिएंट ग्रुप ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक। यानी कोएफिशिएंट ग्रुप किसका, साइक्लिक ग्रुप का अगर होगा तो कोएफिशिएंट ग्रुप भी हमारा साइक्लिक बन जाएगा। तो आई थिंक ये सब समझ में आ गया होगा, और जब इसका रिवीजन करेंगे, बार बार वीडियो देखेंगे तो और समझ में आएगा आपको। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं होमोमॉर्फिज्म। ठीक, होमोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म, ऐसी चीजें आपने पढ़ी हैं BSc 2 में, तो होमो पहले है। इन वेरियस अलजेब्रिक सिस्टम्स देयर आर इंस्टेंट्स व्हेन टू systems whose elements and operations may at first appear different but they behave exactly in a similar way. By homomorphism we mean a mapping from one algebraic system to like algebraic system to a like algebraic system which preserves structure. Actually यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि दो टाइप के स्ट्रक्चर लेंगे जो सेम बिहेवियर के होंगे और उनके बीच में एक मैपिंग कराएंगे हम लोग, सिस्टम टू ए लाइक एल्जेब्रिक सिस्टम विच प्रिजर्व्स स्ट्रक्चर। ठीक, तो अब इसमें किस तरह का होगा वो होमोमॉर्फिज्म्स ऑफ ग्रुप्स में आपको क्लियर हो जाएगा, जो बेसिकली आपको पढ़ना है। होमोमॉर्फिज्म्स ऑफ ए ग्रुप्स क्या होता है कि लेट G A B C यानी एलिमेंट्स हैं इसमें, बी ए ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन O एंड G डैश A डैश B डैश C डैश बी अनदर ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन एस्ट्रिक। यानी हमने यहाँ पर एक ग्रुप स्ट्रक्चर लिया जो कि हमारे पास है G ऑपरेशन के साथ, और दूसरा हम लोगों ने यहाँ पर लिया G डैश विद द एस्ट्रिक ऑपरेशन, राइट। इसके एलिमेंट्स को हमने A B C से डिनोट किया, इसके एलिमेंट्स को A डैश B डैश C डैश, तो A डैश से हो गया, B डैश से हो गया, C डैश से हो गया जा करके। ठीक, इस तरह मैपिंग होती रहती है इनकी। तो कब हम कहते हैं कि होमोमॉर्फिज्म है मैपिंग, ए मैपिंग एफ, मैपिंग मतलब होता है कि वेल डिफाइंड होना। पहली बात याद रखिएगा कि मैपिंग को, हमने कहा मैपिंग है, इसका मतलब वो वेल डिफाइंड है। मतलब क्या हुआ कि जो G के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब की इमेज G डैश में है। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ G मस्ट हैव इमेज इन G डैश, ये बात याद रखिएगा। हाँ, G डैश से कुछ एलिमेंट्स छूट सकते हैं, बच जाएंगे, जो इमेज नहीं बनेंगे उनको रहने दीजिए, छूट जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, वो डिसाइड करेगा इनटू और ऑन टू, लेकिन G का कोई एलिमेंट ऐसा ना हो कि G डैश से जाके मैप ना होने पाए। ठीक, ए मैपिंग एफ ऑफ G इनटू या ऑन टू जो भी हो, G डैश इज सेड टू बी होमोमॉर्फिज्म इफ फॉर एवरी AB f ऑफ A ऑपरेशन B इज इक्वल टू FA एस्ट्रिक FB। इसको कहते हैं कंपोजिशन प्रिजर्विंग। भाई एक तो F यहाँ से यहाँ के बीच में मैपिंग है, और अगर आप देखें तो A का इमेज उधर जाकर FA बन जाएगा और B का उधर FB बन जाएगा। लेकिन अगर हम उन एलिमेंट्स को ऑपरेट करके फिर से इमेज लें उसकी, तो उनके जो इमेजेस थी उनके ऑपरेशन के बराबर आ जाएगा ये। ठीक है, तो इसी कहते हैं प्रिजर्व रखा, उसने संरक्षित रखा। FG, एक्चुअली ये दो एलिमेंट कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, हाँ ये FG में बिलोंग कर रहे हैं। FG किसे कहते हैं, FG एक्चुअली में इमेजेस का कलेक्शन है G डैश का। FG जो है वो कहाँ कंटेंट होगा, यानी G डैश में। FG एक सेट है एक प्रकार का, FG हमारा एक सेट या सबसेट है। ठीक है, उसमें एलिमेंट्स कहाँ से आएंगे, G डैश से आएंगे। कौन से एलिमेंट आएंगे, G डैश के सब नहीं आएंगे, कुछ एलिमेंट आएंगे जो इमेज बन जाएंगे। हाँ, कभी G डैश के सब एलिमेंट भी आ सकते हैं, लेकिन तब ऑन टू मैपिंग होनी चाहिए। अगर ऑन टू है, ऑन टू मैपिंग है, तो उस स्थिति में FG बराबर क्या हो जाएगा, G डैश हो जाएगा, सारे एलिमेंट चले आएंगे, F ऑन टू हो। लेकिन क्लियर, तो इफ इट इज एग्जिस्ट इज नोन एज होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ G, इसे होमोमॉर्फिक इमेज कहते हैं। ठीक, द रिलेशन ऑफ होमोमॉर्फिज्म इज एक्सप्रेस्ड एज G
होमोमॉर्फिक है ये आपका, ये होमोमॉर्फिज्म रिलेशन का ही है, या कहते हैं जी होमोमॉर्फिक टू जी डैश। ए होमोमॉर्फिज्म एफ व्हिच इज एट द सेम टाइम इज आल्सो ऑनटू इज नोन एज इपीमॉर्फिज्म। ठीक, अगर ये ऑनटू हो जाएगा तो उसको इपीमॉर्फिज्म भी कह सकते हैं, ये ऑनटू होमोमॉर्फिज्म भी कह सकते हैं। क्लियर। अब कर्नल क्या होता है? देखिए कर्नल में ऐसा होता है कि जैसे आपने जी के एलिमेंट जी डैश में मैप कराए, तो जी के जो एलिमेंट जी डैश की आइडेंटिटी से मैप हो जाएंगे, जी के जितने भी एलिमेंट्स, जी के जितने भी एलिमेंट्स जी डैश की आइडेंटिटी से मैप हो जाए, यानी कि कर्नल एफ एक्चुअली देखें तो इट इज द कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ जी विच आर मैप टू द आइडेंटिटी ऑफ जी डैश। एक्चुअली इसको यहाँ ई डैश देखिए लिखा हुआ, छोटा सा ध्यान देंगे, ये डैश लगा होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, ई डैश, ये ई डैश क्या है, ये जी डैश में बिलोंग कर रहा है और इट इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। क्लियर। तो कर्नल का डेफिनेशन क्या बना? कर्नल इज द कलेक्शन ऑफ दोज एलिमेंट्स ऑफ जी, a set of those elements of G which are mapped to the identity element of G dash। ठीक, तो if F is a homomorphism of a group G into a group G G dash, then the set of all those elements of G which are mapped by F onto the identity E dash of G dash is called the kernel of F. Thus we define kernel F is equal to X belonging G colon fx is equal to e dash. The subset of all those elements of G dash which are F image of elements of G is known as image of G under F। ये एक्चुअली में FG के बारे में लिखा, जो मैं आपको FG बता रहा था उसके बारे में, कि FG किसे कहते हैं? सबसेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ G dash। ठीक। अच्छा, आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है? आइसोमॉर्फिज्म में, होमोमॉर्फिज्म में जरा सी ये फर्क है कि इसमें 1 1 on 2 होमोमॉर्फिज्म में नहीं देखते हैं, लेकिन आइसोमॉर्फिज्म में मैपिंग जो है हमारी 1 1 on 2 भी होनी चाहिए। तो ए होमोमॉर्फिज्म f फ्रॉम ए ग्रुप G इनटू ए ग्रुप G डैश इज सेड टू बी आइसोमॉर्फिज्म इफ f इज 1 to 1 एंड ऑन टू। एक्चुअली इसमें ऑन टू नहीं लिखा है, ऑन टू होना चाहिए, 1 to 1 एंड ऑन टू, ये भी होना चाहिए। यानी आइसोमॉर्फिज्म के लिए 4 चीजें होती हैं अगर देखें। पहला वेल डिफाइंड होना, दूसरा 1 1 होना, तीसरा ऑन टू होना, चौथा कंपोजिशन प्रिजर्व करना। ठीक है, वेल डिफाइंड, 1 1 ऑन टू एंड कंपोजिशन प्रिजर्विंग। जिसमें एक एग्जांपल दिया गया है बेसिक 2 में, आपने पढ़ा हुआ है कि प्रूव दैट द एडिटिव ग्रुप जी एंड जी डैश आर आइसोमॉर्फिक। जी ये लिया है और जी डैश ये, तो ये अगर आप देखें तो यहाँ पर ये प्रूफ किया गया है, या आप पढ़ लेंगे अपने आप, आपका हो जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, इसको सेल्फ स्टडी से कर लीजिएगा। आते हैं रिमेंबर वाले पॉइंट में, इफ आइसोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट बिटवीन द टू ग्रुप्स देन आइडेंटिटीज कोरस्पॉन्ड्स। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर एफ आइसोमॉर्फिज्म है तो आइडेंटिटी करस्पॉन्ड करेंगी। ठीक है, आइसोमॉर्फिज्म is an isomorphism E, E dash are identities of G and G dash, तो फिर क्या होगा कि FE is equal to E dash हो जाएगा, FE equal to E dash, आइडेंटिटी करस्पॉन्ड कर जाएंगी आपकी। इफ आइसोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट बिटवीन टू ग्रुप्स, यानी आइडेंटिटी इसमें समझ में आ रहा होगा कि G की आइडेंटिटी G डैश की आइडेंटिटी से मैप होगी। इफ आइसोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट बिटवीन टू ग्रुप्स देन द इनवर्स करस्पॉन्ड्स, यानी कि इनवर्स की मैपिंग होगी, यानी इधर अगर A का इनवर्स, जैसे ए इनवर्स है तो एफ ए इनवर्स जाके मैप होगा एफ ए के होल इनवर्स से, इनवर्स मैपिंग बोलते हैं इसको, इनवर्स करस्पॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, ये चीज हमने यहाँ पर लिखी हुई है, ये चीज ये फाइल लगा करके। ठीक है, तो इन ए आइसोमॉर्फिज्म the order of an element is preserved, that is if G map to G dash is an isomorphism and order of A is n, then order of FA is also n। यानी अगर एलिमेंट का ऑर्डर n है तो उसकी इमेज का ऑर्डर भी n होगा। ठीक, और एक इक्विवेलेंस रिलेशन होता है वो भी होल्ड करेगा। द रिलेशन ऑफ आइसोमॉर्फिज्म इन द सेट ऑफ ग्रुप्स इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन को फॉलो करता है। फिर है कि साइक्लिक ग्रुप्स ऑफ सेम ऑर्डर आर आइसोमॉर्फिक। जितने भी साइक्लिक ग्रुप हैं अगर उनका ऑर्डर सेम है, जैसे 5 ऑर्डर है या 7 ऑर्डर के 2 साइक्लिक ग्रुप है तो वो हमेशा आइसोमॉर्फिक ही होंगे। ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम्स ऑन होमोमॉर्फिज्म्स ऑफ ए ग्रुप। यहाँ पर क्या आता है कि स्ट्रक्चर से आप समझ सकते हैं इस चीज को थोड़ा सा, कि जैसे कि मान लीजिए आपके पास ये ग्रुप जी है, ये आपके पास ग्रुप जी डैश है, और यहाँ पर एक आपके पास ग्रुप जो है जी ओवर के, जिसे कोएफिशिएंट ग्रुप कहेंगे। तो अगर यहाँ ए है, यहाँ पर ए डैश है, ए डैश का मतलब आप यहाँ पर एफ ऑफ ए भी कह सकते हैं, ये इससे मैप हो रहा है जा करके। ठीक, तो कहते हैं कि जी ओवर के जो होगा, यानी यहाँ से यहाँ के लिए भी एक मैपिंग होगी जिसे आप फाई कह सकते हैं।
ठीक, यहाँ एलिमेंट किस टाइप के होंगे अगर देखा जाए, इसके एलिमेंट्स आप चाहे तो के ए लिख लीजिए, ए के टाइप के लिख लीजिए, ए के होगा, बी के होगा, सी के होगा, क्योंकि ए अगर यहाँ मान लीजिए बी है तो यहाँ मैपिंग बी डैश से हो रही होगी, यहाँ सी है तो यहाँ सी डैश से हो रही होगी। तो लेट जी एंड जी डैश बी टू ग्रुप्स एंड एफ एक मैपिंग है, दैट इज जी टू जी डैश, दैट इज जी ओवर के इज, इनसे पूरा एक्सप्लेन नहीं किया इन्होंने, देखिए मैं बताता हूँ, एवरी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ ए ग्रुप जी, ये सेंटेंस ज्यादा सही लिखा है इसमें ऊपर का अपेक्षा, इसको ज्यादा याद करिएगा। एवरी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ ए ग्रुप जी, होमोमॉर्फिक इमेज यहाँ कौन है, जी डैश है, इज आइसोमॉर्फिक टू सम कोएफिशिएंट ग्रुप ऑफ जी। तो सम कोएफिशिएंट ग्रुप यहाँ पर कौन है, जी ओवर के, यानी यहाँ पर जी जो है या एफ जो है हमारा, जी से जी डैश में मैपिंग है, और जी हमारा कैसा है, होमोमॉर्फिक इमेज है। तो ये होमोमॉर्फिज्म इनके बीच में, किसके बीच में, जी से जी डैश के बीच में। तो ये इंप्लाई करता है कि जी ओवर के जो है वो आइसोमॉर्फिक है किसके, जी डैश। आइसो में ये इक्वल लग जाता है 1-1 मैपिंग की वजह से। होमो में खाली ऐसे सिंबल लगाते हैं ये वाला, और आइसो में आप ये वाला सिंबल लगाते हैं, ठीक है, ये इक्वलिटी भी आती है। तो जी ओवर के, G इज आइसोमॉर्फिक टू सम क्वेश्चन, G कहिए या G ओवर K इज आइसोमॉर्फिक टू, ठीक। हाँ, तो यहाँ पर अगर देखें तो लेट G एंड G डैश बी टू ग्रुप्स एंड F कोलन G टू G डैश, इनकम्प्लीट है ये वाला स्टेटमेंट, ये वाला आप इसको पढ़ लीजिएगा। अच्छा से देखिए, सेंटर ऑफ जी किसे कहते हैं, द सेट जेड, द सेट कैपिटल जेड होता है, द सेट जेड इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ जी, इट इज डिफाइंड एज जेड कैपिटल जेड, z colon z belongs to G such that zx is equal to xz for every x belonging to G। इसको हम यहाँ पर आपको समझा देते हैं। Z is the collection of all Z, स्मॉल में लिखा है, ठीक। और ये Z कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, G में, और किस प्रकार के हैं कि zx is equal to xz for every x belonging to G, x है यहाँ पर ये, ठीक है, ये जो लिखा हुआ है आपका फॉर एवरी x बिलोंगिंग टू G, कहने का मतलब ये हुआ कि Z जो है वो G से ही बनेगा, Z जो बनेगा वो G से ही बनेगा, G के एलिमेंट ही Z में आएंगे। एक्चुअली Z है तो सबसेट ही किसका, G का, लेकिन ध्यान से सुनिएगा हमारी बात, Z में कौन से एलिमेंट आएंगे, Z इज द कलेक्शन ऑफ दोज एलिमेंट्स ऑफ G विच आर कम्यूटेटिव विद ईच एलिमेंट ऑफ G। ध्यान दीजिएगा, जो G के प्रत्येक एलिमेंट के साथ कम्यूटेटिव होगा वो सेंटर, एक नॉर्मलाइजर भी होता है, शायद आपको याद हो, नहीं तो भी नॉर्मलाइजर में बताता हूं आपको, नॉर्मलाइजर किसे कहते हैं। ये सेंटर है, सेंटर ऑफ जी क्या हुआ, इट इज द कलेक्शन ऑफ दोज एलिमेंट्स ऑफ जी विच आर कम्यूटेटिव विद ईच एलिमेंट ऑफ जी, ठीक। तो ये ध्यान रखिएगा आप, इसमें जी से वही एलिमेंट चल करके आएंगे जेड में जो जी के सारे एलिमेंट के साथ कम्यूटेटिव होंगे। एक होता है नॉर्मलाइजर, थोड़ा स्पेस से मैं बता दूं, जैसे नॉर्मलाइजर जो है वो एक एलिमेंट पर डिपेंड करता है कि ए बिलोंग्स टू जी, लेट ए बिलोंग्स टू जी, ए जी में बिलोंग कर रहा है, बी भी जी में बिलोंग कर रहा है, सी भी जी में बिलोंग कर रहा है, तो जितने एलिमेंट बिलोंग करेंगे उतने नॉर्मलाइजर बना सकते हैं आप लोग, ठीक। तो Na बना के दिखाते हैं आपको भी हम। Na क्या है, इट इज द कलेक्शन ऑफ x टाइप एलिमेंट, xa इज इक्वल टू ax फॉर एवरी x बिलोंगिंग टू G। आप समझे यहाँ पर एक्चुअली Na में कौन से एलिमेंट आएंगे, Na में वो एलिमेंट आएंगे G से तो आएंगे, वो x एलिमेंट आएंगे, ये जो x है ये कहां से आया, G से आया है, ठीक। तो Na में कौन से एलिमेंट आएंगे, G के, जो A के साथ कम्यूट करेंगे। यहां पर एक बात फिक्स हो गई है कि यहां पर Na में वही एलिमेंट आएंगे जो A से कम्यूट करेंगे, और Z में क्या हो रहा है, Z में वो हो रहा है कि Z में वो एलिमेंट G के आएंगे जो G के प्रत्येक एलिमेंट के साथ कम्यूट करते जाएंगे। क्लियर हो रही बात, बार बार सुनिए, बार बार समझिए इसको। Z इज द कलेक्शन ऑफ दोज एलिमेंट्स ऑफ G विच कम्यूट विद एवरी एलिमेंट ऑफ G, एंड Na विच इज द नॉर्मलाइजर, नॉर्मलाइजर ऑफ A कहते हैं इसको। अगर NB लिख दें तो नॉर्मलाइजर ऑफ B हो जाएगा। तो NB या Na नॉर्मलाइजर, Na is the set of those elements of G which commute with A, तो A के साथ कम्यूट करें, क्योंकि आगे चल करके आपको ये प्रॉब्लम्स नए चैप्टर में मिलेंगी, नॉर्मलाइजर की भी मिलेंगी और आपको सेंटर ऑफ G की भी मिलेंगी, ठीक। तो आई थिंक ये पूरा आपको समझ में आ गया होगा आज ये, और इसको रिवाइज करिए और पूरा वीडियो दोबारा से देखिए इसको।